Hello students, welcome to Sri Krishna University Digital Learning Classes. Myself Poonam Chaurasia, Assistant Professor Law Department. आज मैं आप लोगों के सामने एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट को लेकर के, जो कि 1961 का है। और ये जो आपका टॉपिक है ये BA LLB थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए उसके सिलेबस में आता है। साथ में आपका सिविल जज और जो ADJ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसका प्री का और मेंस दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन सभी पॉइंट्स के अंतर्गत आपसे बात करेंगे। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड डेफिनेशंस रहेंगी। डेफिनेशन क्लॉज में हम जो 4 डेफिनेशन आपको बताई हैं, एक जो इंट्रोडक्शन एकोमोडेशन है तो एकोमोडेशन को आपका 2A में डिफाइन किया गया है, और लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को 2B में, और मेंबर्स ऑफ द फैमिली ये आपके 2E में, और टेनेंट को 2I में डेफिनेशन दी गई है। कुछ अदर डेफिनेशंस हैं जो कि सिर्फ प्री के पर्पज़ से ही यूज़फुल होती हैं, और ये आपकी फिर उसके बाद आती है जिसमें कि आपका लॉफुल इंक्रीजेज है, लीज़ है, और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड रेंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, सेक्शन 28, 29, 30 और 31। इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये एक्ट आपका जो प्रेसिडेंट की असेंट है कब प्राप्त हुई इसको, तो प्रेसिडेंट की असेंट आपको मिली इस एक्ट के लिए 25 दिसंबर 1961 को, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो MP में है, क्योंकि ये MP का एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, तो इसको MP में लाया गया 13 दिसंबर 1961 को, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद आते हैं कि ये एक्ट जो है आपको किस चीज़ को प्रोवाइड कराता है। ये जो एकोमोडेशन है उसको लेकर के, एकोमोडेशन का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो जो स्थान है, तो स्थान के बारे में हम रेंट को लेकर के कंट्रोल कर रहे हैं। तो एकोमोडेशन का उसके जो रेंट है उसको एकोमोडेशन के लिए रेंट को कंट्रोलिंग करने का, उसको रेगुलेशन करने का, और उससे रिलेटेड कोई भी केसेस हैं तो उसके ग्राउंड्स जो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स पर कोई भी केस ला सकता है, उसके बारे में ये बताता है। जैसे दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट ऑफ एकोमोडेशन फॉर एक्सपेंडिचर्स ट्रायल ऑफ इविक्शन केसेस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि ट्रू, यानी कि वास्तविक आवश्यकता, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है कि किन किन को, जो लैंडलॉर्ड्स हैं तो उनको रेगुलेट्स कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एविक्शन ऑफ टेनेंट्स के लिए भी आपको ये चीज़ें बताता है कि किन किन मैटर्स पर टेनेंट आपके लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जा सकता है और लैंडलॉर्ड अपना टेनेंट के अगेंस्ट जा सकता है। दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होता है। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट पर। डेफिनेशन पार्ट में हम देखते हैं कि सेक्शन 2A जो है आपकी एकोमोडेशन को डिफाइन करती है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एकोमोडेशन मीन्स होता है स्थान। तो एक्चुअली में हम किस चीज़ को किराए पर ले रहे हैं, यहाँ पर स्थान को ले रहे हैं। तो स्थान के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी जो स्थान के अंतर्गत आएंगी। और स्थान जब कोई व्यक्ति किराए पर लेता है तो उसके लिए वो बोल सकता है, आपका जो टेनेंट होता है, कि ये चीज़ें हमारे लिए एकोमोडेशन के अंतर्गत आती हैं, और आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो भी बोलेगा कि नहीं ये हमारी टेनेंट के अंतर्गत आएंगी, ये आपके एकोमोडेशन के अंतर्गत आएंगी, और वो उसके लिए आपके अगेंस्ट केस ला सकता है। तो जैसे फर्स्टली आपका 2A में डिफाइन किया गया कि एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल इंक्लूड्स, यानी कि ऐसा कोई भवन या भवन का कोई भाग
जो आपका रेजिडेंशियल भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंशियल यानी कि नैवासिक भी हो सकता है और अनैवासिक भी हो सकता है। अब उसके अंतर्गत और क्या क्या आएगा, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका नेगेटिव वे में जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एनी लैंड विच इज़ नॉट बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़, यानी कि ऐसा कोई स्थान जो आपका यूज़ नहीं होता है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। अगर कोई प्लेस है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर वो स्थान आपका क्या कहलाएगा, वो स्थान एकोमोडेशन के अंतर्गत नहीं आएगा और उसके लिए रेंट जो रहेगी वो आपकी अदर एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगी। यहाँ पर रेंट कंट्रोल के अंतर्गत यूज़ नहीं होगी। सेकंड बोल रहा है कि गार्डन, ग्राउंड्स, गैराज एंड आउट हाउस इफ एनी apparatus to such building or part of the building, तो बिल्डिंग के कोई भी पार्ट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड हो, गार्डन हो, गैराज हो, ये सभी या आउट हाउस हो, वो भी आपका एकोमोडेशन यानी कि स्थान के अंतर्गत आएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एनी फिटिंग्स एफिक्सिंग ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ, तो ऐसा कोई भी पार्ट जो ऐसी भूमि से या ऐसे बिल्डिंग से या उसके पार्ट से जो लगा हुआ है, या ऐसी कोई फिटिंग है जो कि उस बिल्डिंग की या उस पार्ट के यूज़ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये आपका वो भी एकोमोडेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इफ़ एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड्स फॉर यूज़ इन सच बिल्डिंग फॉर और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, तो ऐसा कोई फर्नीचर यदि किसी लैंडलॉर्ड ने उसमें लगा रखा है कि वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा उस बिल्डिंग के लिए, तो फिर वो भी आपका एकोमोडेशन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है आपकी लैंडलॉर्ड की। अब लैंडलॉर्ड भी जानना जरूरी है। अभी हमने स्थान जाना कि स्थान कौन सा कहलाएगा, अब उस स्थान के संबंध में लैंडलॉर्ड कौन कौन हो सकता है जो कि व्यक्ति उसके लिए किराया उससे ले सकता है। तो लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन, एक व्यक्ति है जो टाइम किसी निश्चित समय के लिए, मान लीजिए किसी ने उस स्थान को उस समय के लिए किराए पर दिया है, तो उससे वो रेंट वसूल सकता है स्वयं के लेखे पर, यानी कि रिसीव द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन वेदर इज हिज ओन अकाउंट, अपने लेखे। ऑन अकाउंट, अपने लेखे यानी अपने लेखे पर उसको अपने अकाउंट में उसको प्राप्त कर सकता है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, और दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए भी वो अगर उससे रेंट इकट्ठा कर रहा है तो वो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा ऑफ एनी अदर पर्सन। और एज अ ट्रस्टी, अगर कोई एक ट्रस्टी है तो ट्रस्टी व्यक्ति भी आपका लैंडलॉर्ड होगा, गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव द रेंट और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। और अगर उसको एंटाइटल्ड किया गया है यानी कि उसको नियुक्त किया गया है, उसको वहाँ पर कहा गया है कि आप इसके लेखे अपने पास रखोगे, तो फिर वो भी आपका लैंडलॉर्ड के अंतर्गत आएगा। If the accommodation were let to the tenant and includes every person not being a tenant who from time to time drives title under a landlord, और यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए भी उस स्थान का जो किराया है इकट्ठा कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी उतने समय के लिए आपका लैंडलॉर्ड समझा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2E, जो मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात करता है कि फैमिली मेंबर्स कौन कौन होंगे, किन किन व्यक्तियों को फैमिली मेंबर्स के अंतर्गत माना जाएगा। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली में आपके स्पाउस आएंगे, सन आएगा, बेटा आएगा और
पति पत्नी आएंगे, बेटा आएगा, अनमैरिड और सिस्टर होंगी, पेरेंट्स अंकल, ठीक है, पिताजी के मतलब जो भाई होते हैं वो आएंगे, पेरेंटर अंकल्स, वाइफ आएंगी यानी चाची आएंगी, विडो होगी वो, या विडो चाची भी हो सकती है और ये चाची भी हैं, और ब्रदर सन और अनमैरिड, ठीक है, भाई भी आएंगे, भाई का बेटा भी आएगा, अनमैरिड डॉटर आएगी, अविवाहित पुत्री। तो इसकी मैं कैटेगरी यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन से व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर्स के अंतर्गत आएंगे। पति पत्नी, दूसरा आपका बेटा यानी कि पुत्र, अविवाहित पुत्री, चाचा चाची, विधवा चाची, और चाचा का जो बेटा है, ये सभी आपके फैमिली मेंबर्स के अंतर्गत आएंगे। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फैमिली मेंबर्स को पढ़ने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इसके लिए दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। वो ये कि मान लीजिए कोई टेनेंट है, किसी ने मकान किराए पर लिया और जिस व्यक्ति ने मकान किराए पर लिया था वो व्यक्ति कहीं और रहने लगा और उसकी ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो हुआ क्या कि अब जब आपका लैंडलॉर्ड गया मकान का किराया लेने के लिए तो उसने कहा अरे वाह, मुझे क्या करना है, मैं क्यों दूँ किराया, मैं कौन, मैंने तो किराए पर लिया नहीं, आप सिर्फ उसी से लीजिए जो जिसने आपसे किराए पर लिया था। तो वो कह सकता है भाई आप फैमिली मेम्बर्स हो और आपका दायित्व बनता है, ये फैमिली मेम्बर्स बताने का ये रीज़न भी यही है। सेम सिचुएशन आपकी लैंडलॉर्ड के उसमें भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने मकान किराए पर दिया और उसके बाद फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कोई उसके पास रेंट लेने जाता है तो वो कहेंगे मैं आपको किराया क्यों दूं, तो बता सकते हैं कि मैं फैमिली मेम्बर्स की कैटेगरी में आता हूं और मैं इसके लिए एलिजिबल हूं और उससे किराया ले सकता हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी 2I जो टेनेंट को डिफाइन करती है। अब टेनेंट होता है आपका अभिधारी, अभिधारी जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं किराएदार, किराएदार, ठीक है। तो किराएदार कौन होता है? Tenant means a person by whom or on whose account of behalf the rent of any accommodation, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए उस स्थान को या उसके बिहाफ पर उस क्या करता है, उस स्थान को रेंट पर लेता है और बट और फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसका कैसा हो सकता है, एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली, यानी कि प्रत्यक्षतः भी हो सकता है और अप्रत्यक्षतः भी हो सकता है, ठीक है। वुड बी पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द अकोमोडेशन एज अ सब टेनेंट एंड ऑल्सो any person continuing in possession after the termination of his tenancy, whether before or after the commencement of this act, यानी इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद या पहले भी यदि कोई व्यक्ति उस स्थान को रेंट पर लिए है तो वो व्यक्ति भी आपका टेनेंट के अंतर्गत आएगा, यानी अभिधारी के अंतर्गत आएगा, अर्थात
किराएदार कहलाएगा। और यदि उसको वहाँ से निकाल दिया गया है, कह दिया गया है कि अब आप यहाँ से हट जाइए, और फिर भी नहीं हटता है, तब भी वो उतने समय तक के लिए उसका वो किराएदार माना जाता रहेगा। लेकिन वो किराएदार कैसा होगा, वो आपका कहलाएगा लॉ की दृष्टि से उसने उस स्थान को ले रखा है ना, और उसको वहां का किराया उतने समय का देना पड़ेगा। लेकिन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट whom any order or decree from the eviction as has been made। लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जिसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पारित कर दी गई है कि अब वो इसके लिए किराएदार नहीं माना जाएगा। तो यदि ऐसी डिक्री या ऑर्डर दे दिया गया तो फिर वो व्यक्ति किराएदार नहीं होगा। अब कुछ अदर डेफिनेशंस है जिनके लिए हमें सिर्फ प्री के पर्पज़ से उनका सेक्शन बेस्ड याद रखना है कि कौन कौन सी डेफिनेशन आपकी हैं। तो लॉफुल इंक्रीजेस, तो लॉफुल इंक्रीजेस वो कहलाते हैं जो विधि द्वारा विधि बना करके बढ़ाए गए हैं किराए इस विधि के अंतर्गत, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत जो किराए निश्चित किए गए हैं वो लॉफुल इंक्रीजेस होंगे और बढ़ाए गए किराए भी होंगे। फिर बात आती है लीज की। तो ये 2D में आपको डिफाइन किया गया है, पट्टा, लीज मतलब पट्टा होता है। फिर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है 2F में, लेकिन इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेक्शन 28 के अंतर्गत होगी। और स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है आपका जो सेक्शन 7 के अंतर्गत नियत किया गया है और सेक्शन 8 के अंतर्गत बढ़ाया गया किराया आपका स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। अब बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 बता रहा है कि एक्ट नॉट टू बी अप्लाई द सर्टेन ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि वो कौन कौन से स्थान हैं जिन पर आपका रेंट कंट्रोल जो आपका एकोमोडेशन एक्ट है ये लागू नहीं होगा। तो फर्स्टली बोल रहा है कि एकोमोडेशन विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। सेकंड है कि एकोमोडेशन विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी यूज्ड एक्सक्लूसिवली और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। तो ऐसा कोई स्थान जो किसके लिए, जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है और उसका विशेष निर्दिष्ट तौर पर यूज़ कौन कर रहा है, किस तरह से, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो, यानी कि अनैवासिक संपत्ति है। अनैवासिक यानी जिसमें निवास नहीं करते हैं लोग, कॉमर्शियल पर्पज़ हो सकता है। तो अनैवासिक पर्पज़ से जो प्रॉपर्टी रहती है किसकी, लोकल अथॉरिटी की, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एकोमोडेशन एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि द गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एनी एकोमोडेशन विच इज़ owned by any educational, religious or charitable institution or by any nursing or maternity home, the whole of the income derived from which is utilized for that institution or nursing home or maternity home। मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार है, कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है और उसके माध्यम से जो आपके कुछ इन पर्पजेस के लिए भूमि को रखा गया है, यानी कि
संपत्ति को रखा गया है, जैसे जो एजुकेशनल हो सकते हैं यानी कि शिक्षा से संबंधित हो सकता है, धार्मिक प्रयोजन के लिए कुछ संपत्तियों को रखा गया है, या चैरिटेबल है यानी कि आपकी ट्रस्ट चैरिटीज़ वगैरह होती हैं, और बाय एनी नर्सिंग मैटरनिटी होम जो होते हैं, नर्सिंग होम वगैरह होते हैं, तो इनके लिए अगर किसी संपत्ति को रखा गया है तो उसके बारे में सरकार नियम बना करके घोषणा कर सकती है कि इस पर एकोमोडेशन एक्ट लागू होगा अथवा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, तो उसके बारे में हमने डेफिनेशन के लिए कहा था कि वहाँ पर हम 28 में इसकी क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, कौन सा व्यक्ति है जो ऐसे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त हो सकता है, तो वो व्यक्ति कौन होगा, आपका डिप्टी कलेक्टर रैंक का होगा। डेप्यूटी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। कैसे करेगा, वो आपका अप्रूवल लेगा, यानी कि किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से अप्रूवल लेगा, और उसके बाद वो डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक के व्यक्ति को आपका रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पर क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 जो है ये बात करता है आपकी पावर्स की। अब जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमने यहाँ पर नियुक्त की है उसकी कौन कौन सी पावर होंगी, इसके बारे में आर्टिकल वो सेक्शन 29 बताता है। तो सेक्शन 29 में बताया है कि आपका रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी पावर्स को यूज़ करेगा, उन सभी पावर्स को यूज़ करेगा जो सिविल कोड को किसके अकॉर्डिंग प्राप्त होती हैं, सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। तो फर्स्टली उसको क्या पावर होती है, जो सिविल कोर्ट जिन जिन पावर्स का यूज़ कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए वो समन कर सकता है, समन जारी कर सकता है, यानी कि किसी को बुलाना है, किसी पार्टी को बुलाना है, तो उसको बुलाने के लिए क्या करेगा, समन निकाल देगा। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए, यानी कि अपने पास उपस्थित करने के लिए भी वो बोल सकता है। और कमीशन जारी, किस चीज़ के लिए कमीशन जारी हो रहा है आपका, एग्जामिनेशन, यानी कि उसकी परीक्षा ली जानी है, उसको उससे कुछ क्वेश्चनिंग किए जाने हो तो उसके लिए वो कमीशन भी जारी कर सकता है। और एनी अदर्स मैटर्स विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और वो सभी मैटर्स, वो सभी चीज़ें यूज़ कर सकता है, वो सभी पावर्स यूज़ कर सकता है जो कि उसको अन्यथा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 30। सेक्शन 30 की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन कौन से पावर्स का यूज़ करेगा, किस तरह कौन सी प्रोसीजर, पावर्स नहीं प्रोसीजर, यानी कि कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होता है आपका नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस, यानी नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का ये पालन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 30 अपील के बारे में बात करता है कि जब कोई रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी
कोई अपना डिसीजन दे देता है तो उस चीज़ से व्यथित व्यक्ति वो किराएदार भी हो सकता है और वो आपका लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, मकान मालिक भी हो सकता है, भूस्वामी भी हो सकता है। तो वो अगर ये दोनों व्यथित है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के किसी ऑर्डर से, तो वो किसको आपकी अपील करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट जज को अपील करेंगे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास में अपील कर सकते हैं। कितने टाइम में करेंगे? विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर अपील करेंगे। तो ये कह रहा है एन अपील shall lie from the every order of the rent controlling authority made under this act to the district judge or any additional district judge having territorial jurisdiction, यानी कि उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, territorial jurisdiction स्थानीय अधिकारिता, तो अपनी स्थानीय अधिकारिता में वो वहाँ पर उसके पास अपील कर सकता है। एंड द डिसीजंस ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी फाइनल, और जो अपीलेट कोर्ट की डिसीजन होती है वो फाइनल होती है, अंतिम होती है। एंड अपील अंडर सब सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज। ये हमें 30 डेज याद रखना है कि कितने दिन में हम केस करेंगे, अब वो अपील करेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ द, किस कब से? डेट ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उस डेट से आपको 30 डेज के भीतर उसकी अपील करनी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।